कहानी की शुरुआत एक सुनसान पड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर होती है, जहां सीआईडी ऑफिसर्स की एक टीम धूल भरे कॉरिडोर से धीरे धीरे गुजरती हुई एक छिपे हुए कमरे तक पहुंच रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर कई लोग काले कपड़ों में ढंके खड़े थे, जो किसी ईवल गॉड को जगाने के लिए फॉरबिडन ब्लैक मैजिक का खतरनाक रिचुअल कर रहे थे। उनकी भारी कांपती हुई चांटिंग पूरे कमरे में डर की गूंज बनकर फैल रही थी। उसी समय उस जगह से बहुत दूर एक लड़का, जिसका नाम लू यू था, इस पूरे रिचुअल को अपने एक भयानक सपने में साफ साफ देख रहा था। जैसे ही चांटिंग उसकी समझ में और तेज होने लगी, वह अचानक डर के साथ जाग गया। उसका जबड़ा कस गया था और उसने अपने बाल पकड़ लिए थे ताकि खुद को शांत कर सके। उसके कमरे में पीली लैंप की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसके बेड के पास रखी टेबल पर अजीब अजीब सी ड्राइंग्स बिखरी पड़ी थीं, मॉन्स्टर्स की स्केचेस जो उसने थोड़ी देर पहले बनाई थीं। उसने पानी का ग्लास उठाया और जल्दी जल्दी पी लिया, फिर फोन स्क्रॉल करते हुए बाहर की दुनिया के बारे में सोचने लगा। एक ऐसी दुनिया जो हर दिन और ज्यादा डेंजरस लगने लगी थी। लेकिन उससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, अचानक एक तेज उग्र हवा का झोंका उसके कमरे में घुसा। पेपर्स, चीजें, यहां तक कि उसकी ब्लैंकेट भी हवा में उड़ने लगी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने सब उठा लिया हो। उसके सीने में डर जमा सा गया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और एक अजीब बात नोटिस की। जो खिड़की उसने सोने से पहले बंद की थी, वह अब पूरी तरह खुली हुई थी। यह जानकर उसके भीतर बेचैनी फैल गई। उसे लगा कि उसे वापस जाकर खिड़की बंद करनी चाहिए, ताकि कोई उसकी टेबल पर रखी स्केचेस देखकर उसे किसी कल्ट का हिस्सा न समझ ले। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। जमीन पर एक लाश पड़ी थी और उसके आसपास काले रोब्स और फेस कवरिंग्स पहने लोग खड़े थे। यह दृश्य देखते ही उसके चेहरे से सारा खून उतर गया। एक वार्निंग इंस्टिंक्ट उसके भीतर उठा, भागो। जैसे ही उसने कदम पीछे लिया, उन अजीब लोगों ने उसे देख लिया और तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। लुयू अपनी जान बचाते हुए कमरे में दौड़ा, धड़ाम से दरवाजा बंद किया और उसके सहारे बैठ गया, जबकि बाहर से वे लोग पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने स्पेशल डिवीजन को बुलाने की धमकी दी और जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे पर हो रहा शोर अचानक रुक गया। सन्नाटा छा गया। उसका डर और बढ़ गया। क्या वे चले गए थे? उसे नहीं पता था, लेकिन उसे स्पेशल डिवीजन को कॉल करना ही सही लगा। उसने फोन उठाया और नंबर मिलाया, बिना ये नोटिस किए कि उसके पीछे खिड़की पर अंधेरे साए हिलने लगे थे। कई काली लंबी लंबी हाथों जैसी आकृतियां खिड़की से ऊपर चढ़ती जा रही थीं। उसने कॉल में बताया कि वह खतरे में है, लेकिन लाइन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसके अंदर कंफ्यूजन और डर मिलकर एक भयानक एहसास बना रहे थे। तभी खिड़की चकनाचूर हो गई। एक विशाल क्रीचर कमरे में घुस आया। उसके कई हाथ दीवारों पर रेंग रहे थे, मानो वह इंसान और मकड़ी का कोई विकृत मिला जुला रूप हो। उसका पूरा शरीर कांपते हुए हाथों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में खून जैसा गुस्सा भड़क रहा था। उसने लू यू को नफरत भरी नजरों से देखा, मानो वह एक कीड़ा हो, एक ऐसा इंसान जिसने स्पाइडर गॉड के नाम पर की गई उनकी बलि को देख लिया था। डर ने लू यू के शरीर को पूरी तरह जकड़ लिया। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरे जोर से क्रीचर पर दे मारी, गुस्से और घबराहट से चिल्लाते हुए, मानो वह फ्रेजाइल कुर्सी उसकी जान बचा लेगी। लेकिन मॉन्स्टर ने उसकी कोशिश पर हंसते हुए कहा कि वह कितना बेवकूफ है। एक कुर्सी से किसी डिवाइन रिचुअल से जन्मे मॉन्स्टर को कोई चोट नहीं पहुंच सकती। क्रीचर फिर दहाड़ा और लू यू समझ गया कि अब जिंदा बचने का एक ही तरीका है, भागना। वह किचन की तरफ भागा और मॉन्स्टर उसके पीछे झपटा। उसने दरवाजा जल्दी से बंद किया और अगले ही पल क्रीचर पूरे जोर से उस पर टकराया। हिंजेस तक हिलने लगी। वह पागलपन की हद तक चिल्ला रहा था कि बाहर आओ, और लू यू के हाथ डर से बेकाबू कांप रहे थे। उसे सच में लगा कि सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी जिंदगी की तमाम बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं, यहां तक कि उसे इस बात का भी गम होने लगा कि वह कभी शादी भी नहीं कर पाया। तभी एक आवाज उसके मन के अंदर गूंजी, शांत, हल्की और किसी दूसरी दुनिया जैसी। लू यूं हाँफते हुए चारों तरफ देखने लगा। तभी टूटी हुई खिड़की से एक हल्की डिवाइन रोशनी उसके कमरे में बहने लगी। रोशनी से एक देवी जैसी आकृति बनी, नरम, चमकदार और अलौकिक। लेकिन वह देवी नहीं थी। उसने खुद को एक बिल्कुल अलग चीज बताया। वह बोली कि वह स्ट्रेंज एडिटिंग सिस्टम है और उसने लू यू को अपना नया होस्ट चुना है। सीन वहीं से फिर शुरू हुआ, जहां लू यू उस चमकती हुई औरत को घूर रहा था।
उसके मन में जितनी उलझन थी वह सब उसी औरत की तरफ बह रही थी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये स्ट्रेंज सिस्टम आखिर है क्या। एक पल के लिए तो उसके दिमाग में ये शक भी आया कि कहीं ये औरत खुद कोई ईविल गॉड तो नहीं। धीरे धीरे वह औरत पूरी तरह सामने आ गई। यही थी सिस्टम मॉमी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली के ऊपर एक चमकदार जादुई आभा बन गई। वह बोली कि उसकी असली पहचान का अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पल लू यू के सामने है वह तो बस उसका बिगिनर्स रिवॉर्ड है। अचानक एक तेज चमक के साथ उसके सामने एक चेस्ट प्रकट हो गया और जमीन पर टन से गिरा। सिस्टम मॉमी ने समझाया कि अनगिनत दुनियाओं में से रैंडम तरीके से 5 बेसिक मटेरियल्स चुने जाएंगे और इन मटेरियल्स को मिलाकर वह अपना खुद का सर्वेंट मॉन्स्टर बना सकता है। लू यू कुछ समझता उससे पहले ही उसके चारों ओर कई ट्रांसलूसेंट सिस्टम विंडोज खुल गईं। हर विंडो में अजीब सिंबल्स और मार्किंग्स थे, ऐसे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बस चुपचाप उन्हें घूरता रहा, मन ही मन सोचते हुए कि ये सब क्या मतलब रखते हैं। सिस्टम मॉमी ने बताया कि उसका सर्वेंट कितना मजबूत बनेगा यह पूरी तरह इस पर निर्भर है कि वह इन मटेरियल्स को कैसे कंबाइन करता है, और क्रीचर के बनने के बाद उसे उस मॉन्स्टर की एक इनेट एबिलिटी भी मिलेगी। इसके साथ ही उसने एक और सच बताया, लू यू का हाथ अब केओटिक हैंड ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्ट्रेंज बन चुका है। उसकी इतनी तारीफ सुनकर लू यू के चेहरे पर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। वह समझ ही नहीं पाया कि शर्मिंदा हो या प्राउड महसूस करे, जबकि कॉम्प्लीमेंट उसके दिमाग में घूमता ही रहा। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से स्क्रैपिंग की आवाज फिर से आने लगी। बाहर वाला मॉन्स्टर अब भी किचन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लू यू एकदम चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि वह बाहर छिपे खतरे को लगभग भूल ही गया था। घबराहट में उसने मन ही मन खुद को कोसा। उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या वह सारे मटेरियल्स को एक साथ फ्यूज कर सकता है? सिस्टर मॉमी ने कहा कि कोशिश कर सकता है अगर मटेरियल्स कंपैटिबल हों, लेकिन अगर वे मैच न हुए तो नतीजा ऐसा होगा जैसे कॉफी में स्टायरोफोम मिला दे, कुछ ऐसा जो बिल्कुल बेकार हो जाए। ये एग्जाम्पल कितना भी अजीब था, उसकी बात साफ समझ आ गई। अगले ही पल उसके चारों तरफ पूरा मैजिकल इंटरफेस फैल गया। उसकी ऑरा ऊपर उठने लगी और उसके पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल जगमगाने लगा। उसकी पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने अपनी हथेली में एनर्जी इकट्ठा की और मन ही मन उस अनाम मॉन्स्टर को पुकारा जो बनने वाला था। उसने उसे आदेश दिया कि वह अपना दिल पेश करे, उसके बुलावे को सुने और अपने क्रिएटर की आज्ञा माने। एक पल के लिए वह खुद को किसी सेंट जैसा महसूस करने लगा, जिसका आशीर्वाद दुनिया में खुशबू की तरह फैलता है। केओस की शक्ति से उसने नियति की व्यवस्था को मोड़ दिया और अंत में उसने अपने पहले मॉन्स्टर के जन्म को इच्छा शक्ति से मजबूर किया। धीरे धीरे क्रीचर आकार लेने लगा। फियर बलून 2 स्टार। जैसे ही वह पूरा बना, उसकी एबिलिटीज सामने आईं। इंटिमिडेशन, आत्मा को झकझोर देने वाला मेंटल डर जो सामने वाले की हिम्मत तक तोड़ दे। फर्टाइल ब्रेन, आसपास की लाइफ एनर्जी सोखकर खुद को हील और इवॉल्व करने की शक्ति। सीड ऑफ हेलफायर, काली कोरोसिव हेलफायर जो दुश्मनों को जला खत्म कर सकती है। सिस्टम की इवैल्यूएशन आई। रेटिंग एक्सेलेंट। इसके नीचे बाकी रैंक लिखे थे, बेसिक, गुड, एक्सेलेंट, परफेक्ट, सुप्रीम। इतनी हाई टियर एबिलिटीज होने के बावजूद लू यू को एक अजीब सी निराशा ने घेर लिया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह बलून जैसा वियर्ड मॉन्स्टर क्या सच में उसका पहला सर्वेंट बनने वाला है? खुद क्रीचर भी ऐसे कांप रहा था जैसे उसे अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पर भरोसा न हो। आखिरकार आधा मन मारकर लू यू ने फियर बलून का नाम रखा, शाओची। इसी के साथ दोनों के बीच अजीब पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई। अब लू यू गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से सिस्टम मॉमी की तरफ देखने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि वह कुछ और उम्मीद कर रहा था। कहें तो एक इंसानी सिर वाला बलून, ये ऐसा हैलोवीन डेकोरेशन जैसा मॉन्स्टर तो नहीं चाहिए था। सिस्टम मॉमी ने शांत और कॉन्फिडेंट टोन में कहा, नॉट बैड। लू यू के मन में इरिटेशन फिर उभर आया, इसमें क्या नॉट बैड है आखिर? तभी बाहर वाला भयंकर क्रीचर टूटा हुआ दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुस आया। जैसे ही वह अंदर आया, पूरा कमरा एक भारी हॉस्टाइल एनर्जी से भर गया। शाओची डर के मारे तुरंत कांपा और लू यू के पीछे छिप गया। लू यू एक पल के लिए शॉक में पड़ गया। उसका बनाया हुआ मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा डरपोक निकला। वह इंट्रूडिंग क्रीचर अब हिंसक किलिंग इंटेंट से भरकर लू यू पर टूट पड़ने को तैयार था। उसी पल सिस्टम मॉमी ने सिस्टम की प्रतिक्रिया अनाउंस कर दी। किसी सर्वेंट का एक्सेलेंट ग्रेड तक पहुंचना एक बड़ा अचीवमेंट माना गया
और उसी वजह से उसे एक एक्स्ट्रा स्किल सॉलिडिफिकेशन का रिवॉर्ड मिला। सिस्टम ने उसे तुरंत ये तय करने के लिए कहा कि वो कौन सी पावर को सॉलिडिफाई करना चाहता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद भी लड़ सकता है। बिना किसी डिले के उसने फर्टाइल ट्रेन और हेलफायर विप को सॉलिडिफाई करने का फैसला कर लिया। अगले ही सेकंड उसके हाथ में जलती हुई एक विप आ गई, जिसमें डार्क फायर क्रैकल कर रही थी। उसने पूरी ताकत से उस विप को घुमाया और मॉन्स्टर पर वार किया। क्रीचर कुछ सेकंड तक शॉक में रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। लू यू के अंदर एक गहरी सेटिस्फैक्शन उठी। ये पावर अब सच में उसकी थी, उसका खुद का दम था। मॉन्स्टर ने भी इस चेंज को नोटिस किया और उसे अवेकेंड समझ लिया। लू यू ने मन ही मन सिस्टम मॉमी से पूछा कि क्या अब वो सचमुच अवेकेंड माना जाता है, लेकिन उसे सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि अगला हमला क्रीचर ने फिर से कर दिया। वो चिल्ला रहा था कि अवेकेंड लोग उनकी नोबल मिशन में दखल देंगे, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। इसी दौरान शाओची आगे बढ़ा। हवा में तैरते हुए लू यू के सामने आकर मॉन्स्टर के वार को रोक लिया। उसकी रोप जैसी एक्सटेंशन आगे बढ़ी और कसकर मॉन्स्टर की गर्दन के चारों तरफ लिपट गई। आखिरकार छौची ने कुछ काम का भी कर दिखाया, और वो भी शानदार तरीके से। जकड़े हुए मॉन्स्टर ने छटपटाना शुरू कर दिया। डर, कंफ्यूजन और घबराहट तीनों मिलकर उसे तोड़ रहे थे, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि शाओची आखिर है क्या। इसी मौके पर लू यू ने हेलफायर विप फिर से घुमाई। इस बार वॉर इतना तीखा था कि क्रीचर दो जलते हुए हिस्सों में कटकर गिर पड़ा। एक हिंसक चीख के साथ उसकी लाइफ खत्म हो गई। सिस्टम की एक नई नोटिफिकेशन उसके सामने चमकी। उसे ट्विस्टेड स्पाइडर वेनम सैक मिला था, रेयर, ग्रेड 1 स्टार कैटेगरी में। लेकिन जैसे ही वो रिवॉर्ड को ठीक से समझने लगा, तभी दूर से एक चीख पूरे माहौल को चीरती हुई आई। कोई बड़ी मजबूरी में मदद मांग रहा था, चिल्लाते हुए कह रहा था कि वहां एक और मॉन्स्टर है। लू यू तुरंत बाहर भागा और किनारे पर झुककर नीचे झांका। जो नजारा दिखाई दिया, उसने उसकी सांसें रोक दी। नीचे की पूरी जगह मॉन्स्टर्स क्रीचर्स से भरी हुई थी। इतनी बड़ी स्वॉर्म की गिनना तो छोड़ो, देखना भी डर पैदा कर दे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स एक साथ कैसे इकट्ठा हो गए। सिटी में हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। लोग अपने घरों में छिपे बैठे थे, पूरे डर के साथ कांपते हुए, जबकि बाहर की सड़कों पर विशालकाय स्पाइडर मॉन्स्टर्स खुलेआम घूम रहे थे। एक आदमी डर के मारे किसी अंधेरी कोने में सिमटा हुआ था, अपनी जान की भीख मांगते हुए, बस अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, जिसे शायद वो फिर कभी ना देख पाए। हर जगह पैनिक बढ़ता जा रहा था। लोग सवाल कर रहे थे कि स्पेशल डिवीजन अभी तक क्यों नहीं पहुंची। पूरा शहर मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी बीच लू वायु को इस सारे हंगामे के पीछे और भी ज्यादा खतरनाक चीज महसूस होने लगी। उसे समझ आया कि कान सिटी का ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम तो सेकंडों में चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ। ये डेड साइलेंस उसे बिल्कुल अननेचुरल लगा, जैसे किसी ने पूरे नेटवर्क को ही सैबोटेज कर दिया हो। उसे साफ पता था कि अगर अभी किसी ने इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोका, तो पूरा शहर कुछ ही देर में ढह जाएगा, और वाइल्ड गॉड का अवतार उतरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यूआई डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। लू वायु को गुस्सा आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दो का मॉन्स्टर इतना डरा हुआ कैसे हो सकता है। उसने एक्सायो क्यूआई को आगे बढ़ने को कहा और याद दिलाया कि उसकी पावर लू वायु की ताकत से कहीं ज्यादा है। एक्सायो क्यूआई पहले तो पीछे हटने की कोशिश करता रहा, रोने जैसा साउंड भी निकाला, लेकिन लू वायु की जिद सुनकर उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसके छोटे से जैसे शरीर के अंदर एनर्जी जमा होने लगी, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट सा स्मर्क उभर आया, जैसे पावर अंदर ही अंदर उफान लेने लगी हो। उधर पूरे शहर में स्पेशल डिवीजन जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी। ऑफिसर्स आगे बढ़ते मॉन्स्टर्स पर लगातार फायर कर रहे थे, चिल्ला चिल्लाकर ऑर्डर्स दे रहे थे, लेकिन उनके वेपन्स इस भयंकर होड़ को जरा भी स्लो नहीं कर पा रहे थे। कुछ चिल्लाकर ओल्ड ली को बुला रहे थे, उम्मीद में कि कोई रीइंफोर्समेंट पहुंच जाए। इस केओस के बीच स्पाइडर प्रीस्ट, जिसका नाम गुस था, ह्यूमंस का मजाक उड़ा रहा था। वो हंसते हुए खुद को स्पाइडर गॉड का सर्वेंट बता रहा था। उसकी ये दम भरी हंसी डिवीजन के बीच और भी ज्यादा डर भर रही थी। स्क्वाड लीडर ने तुरंत बैटलफील्ड को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। उसने स्क्वाड 2 को स्काईस्क्रेपर से रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। रैंक अवेकेंड ऑफिसर्स आगे बढ़े और एक के बाद एक अपनी पावरफुल स्किल्स अनलीश कर दी। तेज धार वाली वाइन्स,
उफनती हुई अर्थ और अवेकेंड फोर्स की एक्सप्लोजन्स। लेकिन इन हमलों का गुस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो वैसे ही खड़ा हंसता रहा, जबकि ऑफिसर्स शॉक में पड़े समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी अटैक्स के बावजूद ये क्रीचर बिना खरोंच कैसे बचा हुआ है। कंफ्यूजन और बढ़ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि जनरल ली कुआ अब तक वापस ही नहीं आए। डर सबके चेहरों पर साफ दिख रहा था, लेकिन लीडर ने सबको अपनी जगह टिके रहने का आदेश दिया। उसने कहा कि मॉन्स्टर को किसी भी हालत में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तक नहीं पहुंचने देना है। उसने कंटिन्यूअस सप्रेशन का आदेश दिया, कहकर कि अवेकन फाइटर्स और सोल्जर्स जितना हो सके अटैक्स चलाते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम खरीदा जा सके। गुस वही खड़ा सबका मजाक उड़ाता रहा, हर डिफेंडर को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो स्पाइडर गॉड के पैरों के नीचे कुचले जाने लायक कीड़े हों। एक ऑफिसर आखिरकार गुस्से में टूट गया और चिल्लाकर गुस और उसके गॉड पर हर हद पार करने का आरोप लगा दिया। उसी पल आसमान से एक ब्लेजिंग आग की विप सीधे गुस की तरफ आकर गिरी। गुस ने चौंक कर ऊपर देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सकता है उस पर हमला करने की। जलती हुई आग जैसे ही थोड़ी साफ हुई, एक शैडो सामने आई और वो अटैकर कोई और नहीं बल्कि खुद लू वायु था। बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर लू वायु ने अपना मास्क पहन लिया था और एक्सायो क्यूआई उसके पास शांत लेकिन तैयार खड़ा था। उसकी ठंडी मौजूदगी खुद ही बता रही थी कि सामने खड़ा दुश्मन किसी भी चीज को जानने के लायक नहीं है। केवल उस क्रीचर का असली मास्टर ही सामने आकर सवाल पूछने का हक रखता है। गुस गुस्से से कांप उठा। उसे लगा कि लू वायु की ये बात सरासर घमंड है। उसने तंज कसते हुए कहा कि लू वायु खुद को कोई एटर्नल गॉड न समझे। उसके अनुसार ऐसी कोई ब्लफ उसे डरा नहीं सकती थी, और लू वायु जैसा नीचा इंसान तो उसके महान स्पाइडर गॉड के नाम के पास आने लायक भी नहीं था। लू वायु ने गुस की बातों को पूरी तरह बकवास मानते हुए कहा कि ये क्रीचर सच में कीड़े जैसा बन गया है और शायद उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। गुस ने तड़पकर तुरंत आदेश दिया कि सारे स्पाइडर मॉन्स्टर्स उसे खा जाए। पल भर में असंख्य मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। नीचे खड़ा ऑफिसर्स का बॉस ये देखकर घबरा गया। उसने लू वायु को अपने छोटे भाई की तरह पुकारते हुए चिल्लाया कि जल्दी भागो, लेकिन लू वायु शांत खड़ा रहा। उसने एक्सायो क्यूआई को वही साइफोनिंग ऑरा एक्टिवेट करने का आदेश दिया जो उसने पहले किया था। एक्सायो क्यूआई ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसका ऑरा घूमते हुए एक्टिवेट हुआ और अंदर से आग फटकर बाहर निकलने लगी। वो फायर घूमती हुई बाहर फैली और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को काटती चली गई, जब तक कि सारे क्रीचर्स टुकड़ों में बंटकर खत्म नहीं हो गए। सभी ऑफिसर्स ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। इतनी जबरदस्त पावर उनके लिए लगभग अविश्वसनीय थी। ऑफिसर्स का बॉस दंग रह गया। उसने हैरानी से कहा कि ये ताकत तो साफ साफ मॉर्निंग स्टार रैंक की पावर लग रही है। गुस दर्द से चिल्लाया। उसे समझ आ गया कि वो सचमुच एक मॉर्निंग स्टार रैंक के सामने खड़ा है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो चिल्ला रहा था कि वो अभी मॉर्निंग स्टार डीमन नहीं बना और उसे मरना नहीं चाहिए। एक्सायो क्यूआई ने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी पावर और कस दी, गुस को पूरी तरह जकड़ते हुए। गुस आखिरी बार तड़पा और अगले ही मोमेंट एक्सायो क्यूआई ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। ये देखते ही ऑफिसर्स का बॉस वही जम गया। उसके सामने की ताकत इतनी विशाल थी कि उसका दिमाग कुछ देर के लिए खाली हो गया। वो सोच रहा था कि इतनी स्ट्रेंथ वाला इंसान कौन हो सकता है और क्या ये मिस्टेरियस फिगर उनके साइड का माना जाना चाहिए। वो ऊपर की तरफ देखने लगा और लू वायु को आवाज लगाई, उसे रुकने के लिए कहा और उसका नाम पूछ लिया। लू वायु कुछ पल के लिए रुक गया। उसे अजीब लगा कि आज सब लोग उससे कुछ ना कुछ पूछ ही रहे थे। मन में उसके ख्याल आए, अगर उसने अपनी आइडेंटिटी बता दी तो शायद उसे स्पेशल फोर्सेस में कुछ मिलियन देकर भर्ती करने की कोशिश भी कर ले। लेकिन उसने तुरंत ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। उसे याद आया कि वो खुद एक सोशल रिक्लूज है। उसे डर था कि रिपोर्टर्स रोज उसके घर के बाहर लाइन न लगा दें, और अगर साइंटिस्ट को पता चल गया कि वो अवेकन हुए बिना पावर्स यूज कर सकता है तो शायद वो उसे पकड़कर रिसर्च लैब में डाल दे। इन सब झंझटों से बचने के लिए उसने बस इतना कहा, उसका कोई नाम नहीं है और उसे किसी नाम की जरूरत भी नहीं। वो बस इस दुनिया का एक आम इंसान है। ये कहकर वो गायब हो गया।
कमांडर ने उसकी जाती हुई तस्वीर देखते हुए सोचा, नाम नहीं, दुनिया के लिए भुला दिया गया। क्या ये कोई पुराना अस्तित्व है? इसी दौरान जनरल ली वहां पहुंच गया और उसे बुलाया। जनरल ली को देखकर सब शॉक्ड रह गए और हैरानी से उसका स्वागत करने लगे। जनरल ली ने बताया कि उसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, इसलिए वो तुरंत हालात देखने आ गया। उसने पूछा कि स्पाइडर प्रीस्ट भाग गया है या टीम ने काम खत्म किया। कमांडर ने बताया कि खतरा खत्म हो चुका है, बट ये काम उन्होंने नहीं किया। जनरल ली ने फिर से वही बात दोहराई, दुनिया द्वारा भुलाया हुआ कोई, और गहराई से सोचा कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। कमांडर ने पूछा कि क्या इस बात में कोई समस्या है। जनरल ली ने सारे फैक्ट्स को ध्यान से तौला, फिर कहा, अगर उस मिस्टीरियस इंसान की बात सच है और वो किसी ईविल गॉड को भी इतनी कैजुअल एटीट्यूड से देख रहा था, तो वो बहुत संभव है अ टबू एग्जिस्टेंस। कमांडर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई टबू अस्तित्व, जिसकी ताकत ईविल गॉड से भी ऊपर हो, उनके शहर में घूम रहा था। लू वायु सड़क पर चलता जा रहा था। उसके साथ हवा में तैरता हुआ एक्सायो क्यूआई भी था। रात के सारे इवेंट्स उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसने सोचा कि आधा घंटा पहले तक वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान था और अब अचानक जिंदगी कैसे बदल गई, ये सोचकर ही उसे अजीब सा लग रहा था। उसे याद आया कि उसने एक और चीज ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, वो ऑल्टर जिसे उन कल्टिस्ट्स ने बनाया था। वो अभी तक डिसमेंटल नहीं हुआ था। उसने ठान लिया कि हंगशी सिटी में उसे अपनी जिंदगी आराम से जीनी है, बिना ऐसे खतरनाक मैस के। कुछ देर चलता रहा, दिमाग उसी जगह को ढूंढता रहा और आखिरकार वो एक खून से सनी हुई लोकेशन पर पहुंचा, वही जगह जिसे वो खोज रहा था। वो उस कमरे में गया जहां कुछ लोग ने ईविल समन करने की कोशिश की थी और जहां वो पहले ही उन्हें मार चुका था। उसने एक्सायो क्यूआई को बताया कि वो लोगों को पहले ही खत्म कर चुका है और अब वो आराम से शांति पा सकता है। लू वायु ने अपनी हेलफायर विप निकाली और डेड बॉडीज को पूरी तरह जला दिया ताकि कोई निशान न बचे। जैसे ही आग शांत हुई, उसकी नजर कुछ काले डायमंड्स जैसे टुकड़ों पर पड़ी। उसने एक उठाकर देखा। ये ब्लैक डायमंड नहीं था, बल्कि ऑब्सिडियन था। ये वही मटेरियल होता है जिससे ईविल को दूर रखने वाले टैलिस्मान्स बनाए जाते हैं। उसने नोट किया कि क्वालिटी काफी अच्छी है और इसे बेचकर ठीक ठाक पैसा मिल सकता है। इसके बाद उसकी नजर पास रखी एक स्टैचू पर पड़ी। उसे ये अजीब लगा क्योंकि उस स्टैचू से हल्की सी खुशबू आ रही थी और स्टैचू का मटेरियल भी काफी हाई ग्रेड लग रहा था। उसने तुरंत सिस्टम को बुलाया और कहा कि वो स्टैचू पर एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करना चाहता है। सिस्टम ने परमिशन दे दी। उसने एक्सट्रैक्शन पावर एक्टिवेट की और प्रोसेस पूरा हो गया। जैसे ही एक्सट्रैक्शन खत्म हुआ, उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक क्रैक होने लगी। लू वायु हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक्सायो क्यूआई भी शौक में तैरता रह गया। फिर एकदम से फर्श टूटकर नीचे धंस गया और लू वायु सीधे नीचे गिर पड़ा, एक ऐसे जाल में जो पूरी तरह स्पाइडर सिल्क से बना था। उस सिल्क को छूते ही वो समझ गया कि ये कमरा किसी और हिडन स्पेस से जुड़ा हुआ है। उसने ऊपर देखा और वही उसकी सांसें रुक गई। उसके बिल्कुल ऊपर ईविल गॉड अटलैच नाक्या मौजूद था। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी थी कि लू वायु का दिल जम गया। उसने खुद को चेतावनी दी कि ऊपर मत देखना, सीधे मत देखना, वरना वो उसी पल मर जाएगा। फिर अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई चीख दिमाग के अंदर घुस रही हो। दर्द इतना सहन से बाहर था कि उसने अपने कान ढक लिए। उसी समय सिस्टम उसके सामने उतर आया। उसके हाथ में एक बड़ी सी सिजर्स थी। सिस्टम ने स्पाइडर सिल्क को काट दिया और घोषणा की कि उसे ईविल गॉड की मौजूदगी डिटेक्ट हो गई है, इसलिए प्रोटेक्शन मोड शुरू किया जा रहा है। लू वायु ने हैरानी से सिस्टम को घूरा। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि सिस्टम सच में उसके सामने इस तरह प्रकट हो गया है और वो शौक में उसे देखता रह गया। सिस्टम मॉमी ने तुरंत अनाउंस किया कि सब कुछ बाउंड्री तोड़कर ड्रीमलैंड से बाहर आने वाला है। उसने 10 सेकंड का काउंटडाउन शुरू किया और होस्ट को तैयार रहने को कहा। काउंटडाउन चालू हुआ। 10, 9, 8, 7। उधर लू वायु के दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होने लगी। उसे लगा कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था
कि सिस्टम की पावर इतनी जबरदस्त हो सकती है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उसने ईविल गॉड और उसके बीच का पूरा कनेक्शन काट दिया था और म्यूटेशन को उसके शरीर से खींचकर बाहर फेंक दिया था। अगर सिस्टम इतना दमदार है तो अब डरने की क्या जरूरत थी? उसके होठों पर एक हल्की मॉकिंग मुस्कान आ गई। उसने ब्रदर अटलैच को छेड़ते हुए कहा कि जब वो इतनी मुश्किल से यहां आया है तो अटलैच को थोड़े लोकल स्पेशलिटीज तो उसे ले जाने देना चाहिए। अटलैच चीखते हुए गुस्से में जवाब देता रहा। तभी लू वायु के सामने एक पोर्टल खुल गया और सिस्टम मॉमी अपने काउंटडाउन के आखिरी पन्ने तक पहुंच गई। लू वायु ने हंसते हुए अटलैच को बाय कहा और पोर्टल उसे एक्सायोक्यूआई को और सिस्टम को खींचते हुए उसके कमरे में वापस ले आया। वो चौंक गया क्योंकि लैंडिंग सीधा उसके ही रूम में हुई थी। सिस्टम मॉमी ने होस्ट को बधाई दी कि उसने ईविल गॉड का सामना करके सफलतापूर्वक एस्केप कर लिया है। सिस्टम ने अनाउंस किया कि अचीवमेंट कंप्लीट हो चुकी है, द सर्वाइवर हु फेस्ड एन ईविल गॉड, और इससे उसकी सिस्टम अथॉरिटी लेवल 2 में से 5 अनलॉक हो गई, जबकि उसका करंट अथॉरिटी लेवल अब भी 1 था। फिर एक नया सिस्टम विंडो खुला। उसमें लिखा था कि उसे दलन लंदबो का फ्रैगमेंट मिला है। ये वही फ्रैगमेंट था जो प्रीमलिंग ब्रिज से गिरकर वाइल्ड गॉड बिलीवर्स द्वारा एक ईविल गॉड स्टैचू में तराशा गया था। इससे ड्रीमलैंड कब खोला जा सकता था, लेकिन ये फ्रैगमेंट सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकता था। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह इसका सामना करना चाहता है। लू वायु ने अथॉरिटी का मतलब जानना चाहा। सिस्टम मॉमी ने समझाया कि अथॉरिटी का हर लेवल बढ़ने पर उसे उसी लेवल का एक रैंडम ट्रेजर चेस्ट मिलेगा। उसकी रेटिंग की कोई लिमिट नहीं, लेकिन चांस है कि चेस्ट खाली भी निकले। लू वायु ने माथा पकड़ लिया। ये कैसी सुपर सा सुपर गैम्बलिंग चेस्ट थी कि खाली भी मिल सकती है? उसने सिस्टम से पूछा कि उसे जो मटेरियल मिला है वो क्या है। विंडो ने जवाब दिया, स्पाइडर गॉड्स थ्रेड 5 मटेरियल। ये उस अनस्पीकेबल ईविल गॉड के शरीर से निकला धागा था जो दिखने में स्पाइडर जैसा था, लेकिन वास्तव में स्पाइडर नहीं था। एक डिवाइन हॉरर जिसे सीधे देखना भी मौत और पागलपन को न्योता देना था। यह थ्रेड डिवाइन मैडनेस से भरा हुआ था। लू वायु पूरी तरह दंग रह गया। सिर्फ एक धागा, और वो भी 5 का। उसने मन ही मन इमेजिन किया कि अगर अगली बार वह ईविल गॉड के लिम्स, टीयर डक्ट्स या कोई बड़ा हिस्सा खींच लाए तो वो कम से कम 6 मटेरियल तो बनेगा ही। उसने सोचा कि कुछ लो स्टार मटेरियल्स भी मॉर्निंग स्टार क्लास मॉन्स्टर बना देते हैं जो पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, और उससे उसे सबॉर्डिनेट की ताकत का 10वां हिस्सा मिल सकता है। अगर उसे ऐसे हाई लेवल मटेरियल्स काफी मिल जाए तो क्या वो खुद भी गॉड बन सकता है? वो खुद पर हंस पड़ा। चलो भाई, जरा कम सपने देख। फिर बोला कि इवन अगर वो गॉड बन भी गया तो फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि ईविल गॉड्स तो बाहर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मोहल्ले के स्ट्रे डॉग्स। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। वो तुरंत अलर्ट हो गया। बाहर से एक औरत की आवाज आई। वो स्पेशल डिवीजन से थी और पोलाइटली बोली कि कृपया दरवाजा खोलें। लू वायु ने फटाफट एक्सायो क्यूआई से कहा कि स्पेशल डिवीजन आ गई है, तुरंत छिप जा। फिर उसने दरवाजा खोला। सामने एक फीमेल इंस्पेक्टर खड़ी थी जिसने खुद को ऑफिसर निंग बताया और पूछा कि क्या उसे पता है कि कल्टिस्ट्स और मॉन्स्टर्स ने बिल्डिंग पर हमला किया था। लू वायु की नजर उसके हाथ में पकड़ी गन पर गई। उसका होल्ड साफ बता रहा था कि वो पल में गोली मार सकती है। वो डर के मारे फटाफट बोला कि मॉन्स्टर्स उसके दरवाजे तक आए थे, लेकिन वो क्लोजेट में छिप गया था और प्रेटेंड किया कि वो घर पर नहीं है। इस तरह वो बच गया। ऑफिसर निंग ने उसे ऑब्जर्व किया। उसे उसके शरीर पर कोई डिस्टॉर्शन या ईविल गॉड ऑरा महसूस नहीं हुआ। उसने उसे सिविलियन मान लिया और कमरे की जांच की परमिशन मांगी। लू वायु ने हाँ कर दी। वो अपने टूटी हुई दीवार की तरफ देखता हुआ बोला कि क्या इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट देगा, और पूछा कि स्पाइडर मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। निंग ने कहा, जिंदा होना ही काफी है, रिएम्बर्समेंट हम कर देंगे। फिर बताया कि उसके पड़ोस वाला मोटा आदमी तो बुरी तरह गया। स्पाइडर सिल्क में लिपटा हुआ मोमबत्ती की तरह पिघल गया था। निंग ने रेडियो पर रिपोर्ट दी, 7th फ्लोर, 1 सर्वाइवर, नो इंजरीज, नो ईविल गॉड ऑरा। दूसरी तरफ से झंग की आवाज आई, गुड वर्क, कल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देना। लू वायु ने खुद से शिकायत की कि आज बहुत थक गया है। विभाग में इतनी कम स्टाफिंग रखते हैं कि क्रिटिकल मोमेंट्स में सबको टुकड़ों में बांटकर काम लेते हैं।
ऊपर से ओवरटाइम भी नहीं देते और लौटकर एक चाइल्डिश बॉस भी झेलना पड़ता है जो हाथ में येलो लिए घूमता है। लू वायु ने कैजुअली कहा, वैसे आपकी माइक ऑन है। झंग की आवाज गुस्से से गूंजी, 5 मिनट में वापस आओ, सेल्फ क्रिटिसिज्म रिपोर्ट लिखो। निंग घबराकर चिल्लाई, सॉरी टीम झंग, मेरी गलती है, और तुरंत भागी। वो कमरे से निकल गई। लू वायु ने दरवाजा लॉक किया, एक बड़ी राहत की सांस ली। फाइनली गई। उसी पल उसे अजीब लगा, यार मैंने कुछ भूल तो नहीं किया। कहानी अचानक कुछ देर पहले के सीन पर लौटी, जब हवा तेज चली और उसके कमरे की चीजें उड़ने लगी। उसी वक्त उसकी टेबल पर रखा एक ड्राइंग हवा में उड़कर बाहर चला गया था। नीचे एक लड़की ने वो ड्राइंग उठाया, उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ उसे पकड़े रही। भयानक रात के बाद पूरी रेस्क्यू टीम बिना रुके काम कर रही थी। चारों तरफ फैली आग को बुझाया जा रहा था और तबाही का नजारा साफ दिख रहा था। इस सारे क्योस के बीच लू वायु गहरी नींद में था। उसे बाहर हो रही भागदौड़ की जरा भी खबर नहीं थी। उसके पास ही एक्सायोक्युआ न्यूज देख रहा था, जहां बताया जा रहा था कि पिछली रात हैंक्स सिटी के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पर स्पाइडर कल्टिस्ट्स ने हमला किया था। वहां 115 लोग विक्टिम बने थे और उनमें से सिर्फ 74 सर्वाइव कर पाए थे, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी थी। आधी नींद में ही लू वायु बड़बड़ाया कि कितना शोर हो रहा है। एक्सायोक्युआई उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू वायु ने उसे सिंपली अपनी उंगली से साइड कर दिया और कहा कि दूर जाओ। वो अचानक बिस्तर से उठ बैठा, एग्जैजरेटेड तरीके से जम्हाई लेते हुए, जबकि एक्सायोक्युआई अजीब नजरों से उसकी हरकतें देखता रहा, जैसे समझ ही न पाया हो कि लू वायु आखिर कर क्या रहा है। उसकी नजर कुछ देर बाद अपनी टूटी हुई दीवार पर गई, वही दीवार जिसे पिछली रात स्पाइडर मॉन्स्टर्स ने टक्कर मारकर पूरी तरह तोड़ दिया था। वो सोचने लगा कि शायद इसे हवा ने गिरा दिया होगा। फिर खुद ही मान लिया कि अब उसे रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। कपड़े बदलकर वो बाहर आया। लू वायु बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा, याद करते हुए कि रेनोवेशन कंपनी पास ही है। इसी बीच वही लड़की जिसने कल सड़क पर उसका ड्राइंग उठाया था, तभी पीछे से उसी लड़की ने उसे आवाज दी। जब वो मुड़ा, उसने पूछा कि वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है। उसने बताया कि उसके घर पर हमला हुआ था और वो रेनोवेशन के लिए आया है। लड़की ने तुरंत पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। फिर उसने कैजुअली पूछा कि क्या वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहेगा। लू वायु थोड़ा शाय सा मुस्कुराया और हाँ कह दिया। दोनों साथ साथ चलते हुए 2 पीसेस ब्रेड लेकर खाने लगे। खाते समय लू वायु मन ही मन सोच रहा था कि वो उसे इतनी दूर तक क्यों फॉलो कर रही है। उसने याद किया कि 3 साल तक वे दोनों एक ही हाई स्कूल में क्लासमेट्स रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा बस हल्की फुल्की ग्रीटिंग्स ही की थी। वो खुद को याद दिलाने लगा कि वे दोनों एक जैसे लोग नहीं थे। वो सोचने लगा कि सब उसे पसंद करते थे, उसकी तारीफें करते थे, उसकी ब्यूटी और एथलेटिक स्किल्स पर बातें करते थे। कहते थे कि वो तो लड़कों जैसी स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ वो खुद एक अनाथ बच्चा जो चुपचाप ड्राइंग्स बनाता रहता था, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। उसने अपने दिमाग से ये यादें झाड़ दी और खुद को कहा कि पुरानी बातें नहीं सोचना, अभी प्रेजेंट पर ध्यान देना है। उसे याद आया कि कल उसने स्पाइडर थिंग से काफी सारे मटेरियल्स इकट्ठा किए थे और शायद वह एक नया मॉन्स्टर बना सके। उसने अपना सिर खुजाया। अचानक उसे कुछ याद आया और वो एकदम से खड़ा हो गया, जैसे दिमाग में बिजली सी चमकी हो। उसने जल्दी से कहा कि उसे कुछ अर्जेंट काम करना है, इसीलिए वो जा रहा है। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। वो अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट गई। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने फोन पर लू वायु की फोटो देखी। हल्की सी ब्लश आई और वो सोचने लगी कि क्या आज वो ज्यादा बोल्ड हो गई थी या उसने लू वायु को सस्पिशियस कर दिया। फिर खुद को समझाया कि नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसने अपनी उंगली को हल्के से अपने होठों पर दबाया और मुस्कुराई। कमरे में दाखिल होते हुए उसने धीमे से कहा, लू वायु, मैं वापस आ गई। अंदर आते ही उसके असली ऑब्सेशन का पूरा चेहरा सामने था। पूरा कमरा लू वायु की तस्वीरों से भरा हुआ था। दीवारों पर पोस्टर्स, तकिए पर प्रिंट, प्लशीज, शेल्व्स में उसकी छोड़ी हुई चीजें, हर तरफ बस वही। उसने कबर्ड खोला, उसमें से लू वायु की जैकेट निकाली
उसे अपने चेहरे से लगा लिया और उसकी खुशबू को गहराई से इनहेल करते हुए उसका नाम धीरे धीरे दोहराने लगी। उसकी हरकतें साफ दिखा रही थी कि वह उसे किसी नॉर्मल लड़की की तरह नहीं, बल्कि एक डाई हार्ड ऑब्सेसिव फैन की तरह चाहती थी। उधर लू वायु घर की ओर वापस चलता रहा। हवा उसके कमरे की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी और आज कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी।